दक्षिण में बसा यह आश्रम हिलोरे लेता सागर तट, फैले हुए हरे हरे नारियल के दरख्त। न जाने कौन सा चुंबकीय आकर्षण है इस स्थान में, जिससे खिंची मैं बार बार या आने को व्याकुल हो उठती हूँ। प्रार्थना के बाद आश्रम के कार्यालय से होती हुई अपने कमरे में लौट आई। हाथ में 2 लिफाफे थे। मन में अपार शांति थी। मैंने तो अपना निर्णय ले लिया था, पर आदित्य और बेटू की पता नहीं क्या प्रतिक्रिया होगी मेरे इस निर्णय को सुनकर। यही सोच बेचैन हुआ जा रही थी। बेटू यानी सिद्धार्थ सिन्हा, हमारा होनहार इकलौता बेटा। सुबह हुई, मुझे जल्दी से जल्दी स्टेशन पहुंचना था। आज पूरा 1 हफ्ता हुआ घर छोड़े। बहुत मुश्किल से राजी हुए थे आदि मुझे अकेले आश्रम भेजने के लिए। ट्रेन में बैठाते हुए बोले थे, लौटने का रिजर्वेशन करवा दिया है, आगे और एक्सटेंड मत करवा लेना। पता चला मैडम जाकर वहीं जम गई। जाते ही फोन करना मत भूलना। सारे निर्देश एक ही सांस में दे डाले और जब ट्रेन चल पड़ी तो दूर तक उसे ओझल होते देखते रहे। विवाह के 24वें वर्षगांठ पर इस निष्ठुर स्वार्थी निर्णय का उपहार देने जा रही हूँ अपने पति को। क्या होगा उनकी प्रतिक्रिया? बहुत सुखद तो निसंदेह नहीं होगी। आदि वादे के मुताबिक स्टेशन पर मौजूद थे। चेहरा दमक रहा था उनका। देखकर बोले, ये क्या हाल बना रखा है? तबीयत ठीक है ना? अच्छा घर चलो, अभी तबीयत ठीक होती है। इतनी अच्छी खबर है कि तुम उछल पड़ोगी। गाड़ी देखकर मैंने पूछा, बेटू ऑफिस नहीं गया आज? गाड़ी कैसे ले आए? आदि ने अपने दमकते चेहरे का राज खोला। मुबारक हो उर्मी, तुम्हारा लाडला अपनी कंपनी का CEO बन गया है। उनका बस चलता तो वो मुझे गोद में उठा लेते। कंपनी ने नई कार और ड्राइवर दिया है। मेरे भावहीन सपाट चेहरे को देखते हुए बोले, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं, खुश तो हूँ। मैंने थकान का बहाना बनाया। जानती हो, कह रहा था, ये सब माँ की प्रार्थनाओं का नतीजा है। बेटू आएगा तो यही शक्ल लिए बधाई देना उसे। मैंने धीरे से पूछा, पूछेंगे नहीं? वहाँ क्या क्या हुआ? ऐसा क्या अनोखा हुआ होगा जो पूछूं? हर बार की तरह वही ध्यान, योग शिविर, मिल गई होंगी पुरानी सखियाँ। बुरी तरह से खींचे हुए थे। मैंने मन में सोचा कि नहीं आदि, बहुत कुछ घट गया है। इस बार आश्रम की आजीवन सदस्यता के कागजात पर स्वीकृति देकर हस्ताक्षर कर आई हूँ। आपके नाम के लिए भी हाँ कर आई हूँ, वो भी आपसे पूछे बगैर। रात बेटू काफ़ी देर से घर आया। माँ क्या हुआ? कैसा रहा आपका ट्रिप? कम ही आता है अब वो हमारे कमरे में। सो हड़बड़ाकर उठ बैठी। बधाई हो बेटा, कितनी खुश हूँ मैं आज। तू खुश तो है ना बेटा? जी कर रहा था अंश में समेट लूं उसे। शब्द गले में घुटकर रह गए। बहुत कुछ कहना चाहती थी। आप आराम कीजिए। खाना खाया, दवाई ली कि नहीं? कहकर बाहर निकल गया। मैं बैठी रह गई। कितना व्यस्त कर दिया इसने अपने आप को। उठो उर्मी, उर्मी उठो, चाय पी लो। सामने चाय लिए ये खड़े थे। नया कुर्ता पजामा पहने, एकदम फ्रेश। उफ, मैं तो बिल्कुल ही भूल बैठी थी कि आज सालगिरह है हमारी शादी की। हर साल तुम लाती थी फूल मेरे लिए, अब की मैं लेकर आया हूँ। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक उर्मी। तोहफे में क्या लोगी इस बार? नया चश्मा, नए शेड का हेयर ड्राई या फिर दांतों का नया सेट? हैरान थी इनकी वाचालता देख। आज इतना कैसे बोल रहे हैं? आप वही हैं जिनके बोल बिका करते थे। बड़ी लाचारी से बोले, क्या करें भाई, जब से आई हो कछुए की तरह अपने को सिकोड़े पड़ी हो। एक बार भी इस बूढ़े की खबर ली तुमने? नहा धोकर अपने आप को संयत किया। कल तक आश्रम को जवाब देना है, इसलिए बात करने दोनों लिफाफे लेकर उनके पास पहुंची। मैंने दोनों लिफाफे उनकी ओर बढ़ा दिए। क्या है इसमें? कहते हुए वे दोनों कागज पढ़ गए। थोड़ी देर चुप रहे, उलट पलट कर देखते रहे कागजों को। ये सब क्या है? पांडुचेरी के आश्रम के स्कूल से तुम्हारा और कॉलेज से मेरे लिए कॉल लेटर। हमने कब अप्लाई किया था यहाँ? आजीवन सदस्यता की स्वीकृति और ये कॉटेज। कैसा कॉटेज? कौन रहेगा इस कॉटेज में? मैं और तुम। एक साथ कई सवाल पूछ डाले। मेरी ओर ताकते हुए कागज दिखाकर बोले, तो ये है तुम्हारी बेचैनी का कारण? इसी ने बीमार कर रखा है तुम्हें? जीवन का इतना बड़ा निर्णय एक पल में ले लिया। मैं निस्तब्ध बैठी रही। भीतर का चक्रवात बीत चुका था। उनके लिए ये एक अनपेक्षित प्रस्ताव था। आवाज में उत्तेजना थी। आश्रम के समारोह में भाग लेने गई थी। जीवन पर्यंत संन्यास का संकल्प लिए लौटी हो। यदि मुझे पता होता। मैं संन्यास नहीं ले रही आदि, प्लीज मुझे गलत मत समझिए। कहते कहते मैं सुबक पड़ी। तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ उर्मी।
तुम्हारी खुशी के लिए तुम जहाँ कहोगी चलने के लिए तैयार हूँ, परंतु जरा सोचो, ऐसा करके क्या हम अपने बेटू के संग अन्याय नहीं करेंगे? जानती हूँ बहुत पीड़ा होगी उसे, पर मैं झूठ नहीं कहूँगी आपसे। उस पल मुझे किसी का भी ख्याल नहीं आया था, बेटू का भी नहीं। बस एक ही सोच हृदय में मत रही थी कि अब हमारा यहाँ इस महानगर में क्या काम। इसके बाद आदि खींचे से रहे। शादी की सालगिरह का ऐसा उत्सव पहले कभी नहीं मनाया था, दोनों दो ध्रुवों की भांति अलग अलग। सोचा चलो जो हुआ सो हुआ, अब ये चर्चा किसी के आगे नहीं करनी। संध्या पूजा कर रही थी, तभी केत के कमरे में आ गई। आप लोगों को बाहर लेकर जाना था ना, इसलिए बेटू जल्दी आ गए। पर फोन पर हैं, कोई मिस्टर स्वामी हैं पांडुचेरी से। लाइन कट रही है बार बार। हे प्रभु, सब कुछ आज ही हो जाना है, कल के लिए कुछ नहीं छोड़ोगे? मैं सिहर उठी, दूसरे फोन तक पहुंची, तभी घंटी फिर बजी। जी हाँ, मैं सिद्धार्थ सिन्हा, उर्मिला सिन्हा मेरी माँ है। मेरे कान बेटू की आवाज से चिपक गए थे। अपॉइंटमेंट किस लिए? कहीं आपने गलत नंबर? मिसेस सिन्हा ने? कब? कॉटेज किस लिए? डॉक्टर सिन्हा के नाम से। फोन कट गया। बेटू सामने खड़ा था, ठगा सा, हैरान। फोन फिर बजा। मैं एक सांस में कह गई कि इस विषय में कल मैं स्वयं आपसे उससे बात करूंगी। मेरे पैर कांप रहे थे। दरवाजे को कसकर पकड़ लिया। आदि भी जाने कहाँ रह गए इतनी देर। वे होते तो बात को संभाल लेते। आप सारी बात तय करके आई हैं, इस बार इसलिए गई? पापा को पता था ये सब? ऐसा कुछ नहीं है बेटू, मेरी बात सुनो। आपने इतनी दूर हमसे अलग रहने की सोच ली और मुझे पता तक नहीं। आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता है ना? कहीं केतकी ने तो कुछ? और वो केतकी को पुकारता, इससे पहले ही मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। जितना हो सकता था भरकस समझाने की कोशिश की। वही शब्द जिन्हें इतने दिनों से मन ही मन रटती आ रही थी दोहराए, पर सब व्यर्थ। बालक की तरह गला रुंध आया था उसका। शादी के बाद से जो आवरण मेरे समक्ष ओढ़े रहता था हट गया। पद, प्रतिष्ठा, पुरुषत्व पर उसका बालमन भारी पड़ रहा था। मेरे हाथ को अपने हाथों में ले थका हारा वहीं सोफे पर बैठ गया। ऐसी क्या बात हो गई अचानक जो इतना कठोर कदम उठा बैठी? मैं आप लोगों को समय नहीं दे पाता हूँ ना। जानता हूँ आप हर्ट होती होंगी। समय तो पापा भी नहीं देते थे, पर आपने उन्हें तो छोड़ने की बात कभी भी नहीं की और मुझे एक पल में ही पराया कर दिया। मैंने उसका ध्यान बटाने के लिए कहा, अच्छा छोड़, इस विषय पर बाद में बात करते हैं। पहले ये बता, आज की पार्टी में क्या क्या हुआ? आज जानती हैं आज क्या हुआ? सच कहूँ, मेरे साथी मुझसे ड्रिंक लेने की जिद करने लगे, लेकिन मना कर दिया मैंने। मुझे मेरे माँ पापा से आशीर्वाद लेना है। उनकी एनिवर्सरी है आज। नशा करके आपके सामने आता मैं, पर अब सोचता हूँ काश मैंने कर लिया होता नशा। ठेस इतनी गहरी तो नहीं लगती। अब जब आप नहीं चली ही जाएंगी तो रोकने वाला कौन होगा? जो जी चाहेगा वही करूँगा। बेटू चल उठ बेटा। लेकिन वह वैसा ही बैठा रहा, अवसाद से घिरा, एकदम चुप। केतकी 2 बार आई। स्थिति की भयावहता को देखते हुए पूछने की हिम्मत नहीं कर रही थी। अच्छा है आप चली जाएंगी मेरे इस मशीनी जीवन से दूर। वहाँ आश्रम में कितनी शांति है ना। मुझे अकेले के मोह में आप यहाँ बेमन से पड़ी रहें। इस पाप का भागीदार मैं नहीं बनना चाहता। मैं निरुत्तर बेबस सी बैठी उसका सिर सहला रही थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भर्राई आवाज में बोला, आप दोनों ने अपने त्रिकोण में से मुझे बाहर कब निकाल दिया माँ? मैं कहाँ जाऊँगा? कोई भाई बहन भी तो नहीं मेरा? कहकर मेरी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरा बच्चा, अपने दिल पर इतना बोझ मत डाल। हम सब हैं तो तेरे साथ। देख तो ऐसे रोते हुए तो कितना बुरा लग रहा है। किसी ने देख लिया तो? चल उठ। पर वह लेटा रहा, यूं ही मेरी गोदी में सिर डाले। गोद में सिर रखे रखे सोफे पर वहीं सो गया। कैसा अनर्थ हो गया मुझसे। आज पता चला कि समय और उम्र ने उसके शरीर को खींचकर बड़ा जरूर कर दिया है, पर मन है जो उसी बचपन में लौट जाना चाहता है। मुझे क्या पता था कि इतना जुड़ा हुआ है तू हमसे अभी भी। जिस बेटू से बात करते हुए घबराती थी पहले, वही आज मेरे सामने सो रहा है नन्हे शिशु की भांति बेसुध। धीरे से उसे वहीं लेटा अपने कमरे में आ गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। बेटू का आंसुओं से भीगा चेहरा जहन में घूम रहा था। जन्म से लेकर आज तक वही तो धुरी था जीवन का। ये मेरे जीवन की सबसे लंबी रात थी। अगली सुबह नाश्ते के समय सभी को संबोधित करते हुए बोली, मैंने पांडुचेरी जाने का निर्णय स्थगित कर दिया है। बेटू, मैं तुम्हारे बहू और पोते के बगैर नहीं रह सकती। अब मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगी।
सच माँ, शादी रेख में बेटू की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे।